हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लॉ स्कूल में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधान के कॉन्सेप्ट को समझना कभी कभी थोड़ा सिरदर्द लग सकता है, राइट? बट डोंट वरी, एक सीनियर लॉ स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आज का ये केस गोविंद लाल बनाम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी 1976 इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस केस की गहराइयों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि अदालतें इन डेलीगेटेड रूल्स को असल में कैसे इंटरप्रेट करती हैं। इस केस को डीकोड करने के लिए हम अपना फेवरेट IRAC मेथड यूज करेंगे। आज का एजेंडा बहुत सिंपल है। नंबर 1, केस की टाइमलाइन। नंबर 2, मेन लीगल इशू। नंबर 3, की लीगल प्रेसिडेंट्स। नंबर 4, लेजिस्लेटिव इंटेंट। और फाइनली नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, द केस टाइमलाइन। किसी भी केस को समझने से पहले उसके फैक्ट्स को फ्रेम करना बहुत जरूरी है। अब देखिए स्टोरी शुरू कैसे होती है। मिस्टर गोविंद लाल पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत चार्जेस लगते हैं। इनिशियल फेज में उन्हें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से इक्विटल यानी दोष मुक्ति मिल जाती है। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे जैसे मामला अपील में ऊपर गया, ट्रेजेक्ट्री एकदम बदल गई। गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट कर दिया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में रिवर्सल के लिए पहुंचा। अब इस केस का सबसे दिलचस्प पार्ट सुनिए। हाईकोर्ट ने गोविंद लाल को कन्विक्ट तो किया, लेकिन पेनल्टी क्या लगाई? महज 10 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए का फाइन। आज ये अमाउंट एक मजाक लग सकता है, लेकिन याद रखिए बात 1976 की है। और सबसे बड़ी बात, इसी 10 रुपए के फाइन ने सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल अपील का दरवाजा खोल दिया। सेक्शन 2, द कोर लीगल इश्यूज। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सा पॉइंट था जिस पर यह पूरा मामला अटका हुआ था। तो सारा बवाल एक नोटिफिकेशन के नॉन कंप्लायंस को लेकर था और यहीं पर फोकस में आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आपको पता ही है, जब कोई अथॉरिटी प्राइमरी लेजिस्लेटिव एक्ट से पार लेकर खुद कुछ नियम या नोटिफिकेशन बनाती है, कोर्ट को बस यही चेक करना था कि क्या उस नोटिफिकेशन के सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरे किए गए थे या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा था वो ये था, क्या इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल गैजेट और लोकल गुजरात न्यूज़पेपर दोनों में पब्लिश करना अनिवार्य था? हुआ ये था कि अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन को गैजेट में तो छाप दिया, लेकिन भाई लोकल अखबार में छापना ही भूल गए। अब सोचने वाली बात है, क्या सिर्फ इस एक प्रोसीजरल चूक से पूरा का पूरा मैंडेट ही इनवैलिड हो जाएगा? सेक्शन 3, एग्जामिनिंग की लीगल प्रेसिडेंस। इस उलझन को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही शानदार पुराने प्रेसिडेंट्स का रेफरेंस दिया। हमारे एग्जाम्स के लिए भी ये 2 प्रेसिडेंट्स सुपर इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से समझिएगा। पहला, खूबचंद केस, जो कहता है कि मैंडेटरी प्रोविजंस को एकदम स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो किया जाना चाहिए जब तक कि वो लेजिस्लेटिव इंटेंट को ही न हरा दे। और इसके साथ पढ़ा गया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन केस, जो ये बताता है कि सिर्फ शब्दों पे मत जाओ, ये देखो कि लॉ बनाने वाले का असली इरादा यानी लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या था। वही तय करेगा कि कोई नियम मैंडेटरी है या सिर्फ डायरेक्टरी। सेक्शन 4, इंटेंट एंड ट्रेड राइट्स। अब मेन बात यह है कि ये दोनों लीगल फंडे हमारे इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट पर कैसे लागू होते हैं। अगर हम उस नोटिफिकेशन की प्लेन लैंग्वेज पढ़ें तो उसमें साफ साफ शैल वर्ड यूज हुआ था, शैल पब्लिश इन द गुजरात न्यूज़पेपर। हम लॉ स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं कि लॉ में जहां शैल लग गया मतलब बात खत्म। ये साफ तौर पर एक मैंडेटरी नॉन नेगोशिएबल लीगल ड्यूटी बन जाता है। यहाँ अथॉरिटी के पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन शैल ही क्यों? क्योंकि इसके पीछे विधायिका का इंटेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर था। इस नोटिफिकेशन का असली मकसद था स्टेक होल्डर्स को सही जानकारी देना। भाई, अगर बिजनेस करने वालों को पता ही नहीं होगा कि नए नियम क्या हैं, तो उनके ट्रेड और बिजनेस राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे? इस प्रोविजन का मेन काम था उन पर किसी भी तरह के मनमाने और बेफिजूल रिस्ट्रिक्शंस को लगने से रोकना। चलिए इस पूरी चेन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। स्टेप 1, आपने लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं किया। स्टेप 2, इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टेक होल्डर्स तक वो जरूरी इन्फॉर्मेशन पहुंची ही नहीं। स्टेप 3, जब जानकारी ही नहीं मिली तो एक्ट का जो अंडरलाइंग पर्पस था वो तो पूरी तरह फेल हो गया ना। और फाइनली स्टेप 4, जब पर्पस ही फेल हो गया तो वो पूरी की पूरी प्रोसीजर ही इनवैलिड मानी जाएगी। लॉजिकल है ना? सेक्शन 5, द फाइनल वर्डिक्ट। तो इन सारे लॉजिकल स्टेप्स, प्रीसिडेंस और इंटेंट को कंबाइन करने के बाद हम पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एकदम क्लियर था,
क्योंकि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन एब्सोल्युटली मैंडेटरी था और उसे इग्नोर किया गया, कोर्ट ने सीधा उस नोटिफिकेशन को ही इनवैलिडेट कर दिया। हाई कोर्ट का वो कन्विक्शन वाला ऑर्डर हटा दिया गया और गोविंद लाल का वो 10 रुपए का फाइन वो भी रिफंड करने का ऑर्डर पास हो गया। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक सिंगल ना छपा हुआ नोटिस पूरे के पूरे लीगल मैंडेट को बर्बाद कर सकता है, तो फ्यूचर में कानून बनाते समय लॉ मेकर्स को शैल और मे वर्ड्स चूज करते टाइम कितना केयरफुल होना चाहिए। बस एक शब्द का खेल है बॉस, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पूरा फ्यूचर बदल सकता है। आई होप इस केस स्टडी से आपके फंडे एकदम क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक सीखते रहिए।